बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी मिशन 2023 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय जैसी 7 अहम बातों पर फोकस करने को कहा गया। वहीं बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस बात को माना है कि उन्हें बहुत से दिशा निर्देश मिले हैं। जिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर फोकस करने को कहा गया है। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की बात कही। 18 राज्यों में सरकार मिलीजुली सरकार भी बन चुकी है। अन्य राज्यों में हम इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, इस पर भी माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन को मजबूत और गतिशील बनाने के लिए सबको काम में लगना है और ऐसे राज्य जहां हमारी सरकार नहीं है हमको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का दम भरे रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह को 15 साल का कार्यकाल याद दिलाते हुए उसे पार्टी के लिए कलंक का कार्यकाल बताया। डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल का कार्यकाल लगभग छत्तीसगढ़ में उनकी पार्टी के लिए कलंक का कार्यकाल का था। नान, खदान, धान, सारे घोटालों की चर्चा होती रही। उसका जवाब जनता ने चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में फैसला करके दिया है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको निर्देश देते हैं, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने की स्थिति मैं देखता नहीं छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो जनता का विश्वास खो चुकी है और छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सब के ऊपर में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के दाग लगे हुए। 15 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा है, कुशासन दिया है और 15 साल के बाद यहाँ पे एक बढ़िया जनोन्मुखी सरकार आई है जो जनता के हित में निर्णय ले रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी का रास्ता बीजेपी के लिए आसान होगा ये कहना मुश्किल है। वहीं बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस शुरू से उस पर हमलावर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मिले निर्देशों का छत्तीसगढ़ में बीजेपी कितना फायदा उठाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। यूं तो लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त शेष है, लेकिन जिस प्रकार से चीजें नजर आ रही है साफ है 1 साल से ज्यादा का समय भी बच गया, लेकिन बीजेपी अभी से ही इलेक्शन मोड पर नजर आ रही है। हैदराबाद की बैठक का अगर लब्बो लुबाब देखें तो चुनावी तैयारियों के आसपास ये बैठक रही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब रायपुर पहुंचे तो उन्होंने इस बात के साफ तौर पर संकेत दे दिए कि बीजेपी उन राज्यों में ज्यादा फोकस करने जा रही है जहां उनकी या तो सरकार नहीं है या सीट उम्मीद से कम आई है। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ इन चुनौतियों के बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टारगेट है। हैदराबाद की बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर लंबी चर्चा भी हुई है, जिसका इंप्लीमेंटेशन हाल के दिनों में देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बैठक में बीजेपी को मिले 7 सूत्र क्या उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे या फिर बिखरी बिखरी से दिख रही छत्तीसगढ़ की बीजेपी आपसी द्वंद्व में ही चुनाव तक उलझी रह जाएगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के तेवर बता रहे थे कि बीजेपी अब चुनावी एजेंडे पर पूरी तरह से फोकस होकर काम करेगी, लेकिन कथनी और करनी में जमीन आसमान का फासला पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में दिखा है। आइए आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या 7 सूत्र बीजेपी को सत्ता दिला पाएंगे। तो फिलहाल आज के मुद्दा हमारा है बीजेपी मिशन पर। आज के लिए हमारे पास खास मेहमान मौजूद हैं। मधुकर द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, चेयरपर्सन हैं मीडिया विभाग के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। नमस्कार। मेरे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मधुकर जी के पास ही चलता हूं। मधुकर जी, सूत्र, टारगेट, नसीहत, फरमान, निर्देश, चुनाव के आसपास ये सब बहुत सुनाई देते हैं। क्या ये वोट जिताऊ 7 सूत्र लग रहे हैं आपको? क्या वोट प्रभावित ये कर पाएंगे? क्या सीएम के काम के जवाब में ये 7 सूत्र बीजेपी का साथ आने वाले वक्त में दे पाएंगे? देखिए आदित्य जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो महत्वाकांक्षा होती है वो होती है किसी भी तरह सत्ता की प्राप्ति। बात सेवा की होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं मेवा भी अंतर्निहित होती है। भारतीय जनता पार्टी हो या देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, कमोवेश लक्ष्य अंततः यही होता है कि हमको किस तरह से सत्ता हासिल हो, हमारी सरकार कैसे बने, चाहे वो राज्यों की बात की जाए चाहे केंद्र की बात की जाए। हैदराबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई है,
निस्संदेह बहुत ही तामझाम के साथ हुई है। पूरे देश का ध्यान खींचा है उस कार्य समिति की बैठक ने, क्योंकि वो ऐसे राज्य में हो रही है जहां आने वाले कुछ समय में चुनाव होने हैं और वो दक्षिण भारत का राज्य है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दक्षिण के राज्यों में वो अपनी कामयाबी नहीं हासिल हो पाई जो अन्य उत्तर भारत के राज्यों में उसने इस बीच हासिल की है। स्वाभाविक तौर से भारतीय जनता पार्टी का ध्यान न सिर्फ तेलंगाना, न सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में, बल्कि उन राज्यों की ओर भी केंद्रित है जहां कुछ समय बाद, साल डेढ़ साल बाद चुनाव होने वाले हैं। स्वाभाविक है इस स्थिति में 7 सूत्र हों या आगे चल के 9 सूत्र हों, 11 सूत्र हों या जितने भी सूत्र हैं बढ़ते जाएंगे, और ये सूत्र साफ संकेत करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक गंभीर संदेश देना चाहती है कि अगर आपको सत्ता प्राप्त करना है तो ये जो 7 सूत्र हम तय कर रहे हैं आप अपने को इस पर केंद्रित करते हैं, जैसे जिनका आपने जिक्र किया, सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय, संवाद वगैरह। निस्संदेह बहुत अच्छी बातें हैं। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, अगर इस तरह के सूत्र वाक्य या इस तरह के मिशन या ऐसी बातें जो आम जनता को, आम मतदाता को अपील करें, अगर अन्य राजनीतिक दल भी इसको अडॉप्ट करें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आखिरकार राजनीति का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम सरकार बना लें, कैसे सत्ता हासिल कर लें। अगर आप जनोन्मुखी बातें करेंगे तो इसका असर जनता पर पड़ता है। और देखिए, मतदाता बहुत समझदार हो गया है, वो अब अच्छाइयों की ओर अभिमुख हो रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा कि बहुत सारी चीज़ें आप कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, आप मतदाताओं को बरगला देते थे। अब वो कमोबेश स्थिति नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सब सूत्र तय किए हैं तो इसको यूँ माना जा सकता है कि एक अच्छा संदेश है और कार्यकर्ताओं में जागरूकता, जोश, चैतन्यता तो उत्पन्न होगी ही होगी। सुंदरानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड टॉपिक है तो सबसे पहले मुनि के पास चलता हूं। सुंदरानी जी, 7 सूत्र मिला है आपको, कई दफा मिलते हैं इसके पहले भी, आखिर इंप्लीमेंटेशन करेगा कौन? कार्यकर्ता ही रिचार्ज नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। हाल के दिन में सिर्फ एक प्रदर्शन मुझे ध्यान है जब वो लगा था प्रदर्शन की वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते प्रदर्शन किया है। 7 सूत्र क्या काम कर पाएंगे और इंप्लीमेंटेशन कौन कर पाएगा? आज बयान आ जाता है आपके एक सांसद का कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहा है। ऐसी जब उहापोह की स्थिति होगी तो ये 7 सूत्र कहाँ जाएंगे और 2023 में सत्ता कहाँ जाएगी? सुंदरानी जी देखिए, 2023 में सत्ता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जमीन पे काम नहीं दिख रहा है, ये किसी का आकलन हो सकता है, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पे पन्ना प्रमुख तक की पूरी व्यवस्था, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और गुजरात में की थी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हम पन्ना प्रमुख तक की हमने व्यवस्था कर दी है। हर बूथ पर 25 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, 20 सदस्य युवा मोर्चे के, 10 महिला मोर्चे के, यहाँ तक की बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। रहा सवाल, समय समय पे हम आंदोलन भी करते हैं सरकार के खिलाफ। जितनी विफलताएं हैं भूपेश बघेल सरकार की, उसको उजागर करने का काम करते हैं। जो वादा खिलाफी की है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, वो हम करते हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ अब ये 7 सूत्र निश्चित रूप से ये राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी, जो आम आदमी अपने व्यवसाय करता हो, चाहे कोई प्रैक्टिस करता हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, ये 7 सूत्र तो उनके भी जीवन में उनको पालन करना चाहिए। और जैसा कि मधुकर जी ने कहा कि ये सूत्र तो ऐसे हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसको स्वीकार करना चाहिए। सत्ता पे आना ही राजनीतिक दल का पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सत्ता के साथ साथ ईमानदारी, जैसे सरकार में काम करने, निष्ठा के साथ काम करें, दृढ़ता दिखाएं। जो भी आज हमारे 7 सूत्र सेवा की बात है, संतुलन की बात है, सकारात्मकता की बात है, तो ये सारे सूत्र तो आम आदमी के जीवन में होना ही चाहिए और इसको लेकर हम चलते हैं। और पार्टी ने आदेश दिया निश्चित रूप से 2023 में हम ये सारे मुद्दों को लेकर, सारे एजेंडे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सुशीलानंद साथ हैं। सुशीलानंद जी, सूत्र आ गया है, आप लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तानी टीम जब खेलती है तो अंपायर भी खेलते हैं। कुछ खतरा लग रहा है इन सूत्र के अलावा जो 2-3 सूत्र और अटकते भटकते आसपास नजर आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आने वाले समय में दिखने मिलेंगे? जी, ये जो सूत्र आया है ना, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी
समझ चुकी है कि अब उसकी पिच गीली हो गई है, वहाँ अब बैटिंग नहीं कर सकती। ऐसा माननीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि अभी ज्ञान दे रहे थे कि सभी देश की सभी राजनीतिक दलों की इन सूत्रों को मानना चाहिए। अरे भैया, देश के सारे राजनीतिक दल इन सूत्रों को मानते थे सिवाय आपके। आज आपको स्नेह यात्रा की जरूरत पड़ रही है, आज आपको सेवा संतुलन समन्वय की स्थापना जरूरत पड़ रही है। देश के सारे राजनीतिक दल तो सभी सर्वधर्म समभाव समन्वय की बात करते थे, आज आप कर रहे हो। खैर, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो मैं आपको बता दूँ आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस समय 3 संकट से जूझ रही है। नेतृत्व के संकट से जूझ रही है, नीति के संकट से जूझ रही है, और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संकट विश्वास के संकट और मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है। इनके नेतृत्व ने जनता का विश्वास तो खोया ही खोया। 2018 के बाद आप देखिए, लगातार जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव पराजित होते जा रही है। इनके केंद्रीय नेतृत्व का इनके वर्तमान नेताओं पे भरोसा नहीं रह गया है। खुद इनके 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी स्वीकार करते हैं कि विष्णुदेव साय को हटाने के लिए आधा दर्जन नेता कपड़े सिला के बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ सुंदरानी जी के मुंह की कड़वाहट अभी 3 दिन पहले जो नंद कुमार साय जी ने कुनैन की गोली खिलाई थी उसकी गई नहीं होगी। आज ही एक सांसद ने बोल दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। इनके नेतृत्व पे इनका केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं करता है। जब भी पुरंदेश्वरी जी आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष हों या 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, उनको साथ ले जाने से परहेज करती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी इनके चुनाव अभियान पे बाधक ना आ जाए, इसलिए अपने 3 बार के मुख्यमंत्री को चेहरा बताने से इनकार करती हैं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि भूपेश बघेल की विश्वसनीयता के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी चेहरा नहीं है। आदित्य जी, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 3 साल में इनके 15 साल की अपेक्षा जनता तुलना करने लगी है कि कांग्रेस ने एक ईमानदार सरकार दिया, कांग्रेस ने विश्वसनीय सरकार दिया, युवाओं से किया वादा पूरा किया, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, किसानों से किया वादा पूरा किया। एक तरफ केंद्र सरकार है 2022 में किसानों का आय दुगनी करने की बात करती है, अब किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। दूसरी तरफ भूपेश सरकार है जो 2500 रुपये में किसानों के धान खरीदती है, किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ देती है, कृषि मजदूरों के लिए राजीव गांधी किसान मजदूर न्याय योजना लागू करती है, मनरेगा मजदूरों के लिए देश में सबसे ज़्यादा काम देती है, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के युवाओं के लिए अलग से भर्ती स्कीम लागू की जाती है। 15 साल में ही सब चीज़ों की जरूरत थी। छत्तीसगढ़ राज्य इसीलिए तो बना था आदित्य जी कि ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के, छत्तीसगढ़ के, आज स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरे देश के सामने एक नजीर बनकर तैयार हुआ है कि गरीब भी अपने बच्चों को सरकारी अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। ये है भूपेश बघेल की विश्वसनीयता। उसके सामने इनके पास में न कोई चेहरा है, न नीति है, न कोई ही इनके पास में मुद्दे हैं। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही, नेतृत्व संकट, इसमें कोई दो राय नहीं। नंद कुमार साय का बयान आया था और आज सांसद जो हैं दुर्ग से, उनका साफ तौर पर बघेल जी का बयान सामने आया है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और आक्रामकता जरूरी है। क्या ऐसा नहीं लगता अब 1.5 साल बचा है, आक्रामक चेहरे की बहुत जरूरत है? हमने 2013 के बाद से जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुआ करते थे, वो आक्रामकता हमने देखी, वो सड़क की लड़ाई हमने देखी। सुंदरानी जी बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, थोड़े दिन पहले एक बयान, एक जिस प्रकार से आंदोलन समझ में आया था, वो आंदोलन वाकई में बड़ा आंदोलन था और हम सब ने देखा था कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई। लेकिन उसके पहले और उसके बाद एक भी आंदोलन वो नजर नहीं आया। क्या नेतृत्व संकट एक बड़ा संकट है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 2023 की नैया इस नेतृत्व के सहारे पार लग जाए, ये फिलहाल तो असंभव सा लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है और एक एक से चिंतनशील लोग इस पार्टी में हैं। बहुत सारे मुद्दों पर वो बात करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तब कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ का संदर्भ है तो ये तो मानना पड़ेगा। हमारे मित्र सुंदरानी जी भी शायद सहमत ना हो मेरी इन बातों से, लेकिन ये तो है कि जो आक्रामकता दिखनी चाहिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में, वो फिलहाल तो दिखाई नहीं देती। जैसा आपने भी उल्लेख किया कि काफ़ी समय से, अब तो यानी 3.5 साल हो गया, इस बीच 1-2 अवसर ऐसे ज़रूर आए कि एक आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं कि एक सड़क पर लोग आए, लोगों को ये लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी बातें कह रही है, आम आदमी को भी लगा। लेकिन इस बीच जो सन्नाटा खींचा है भारतीय जनता पार्टी में, वो चिंता का विषय तो है, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक होकर के
पिछली यानी ये जो वर्तमान सरकार है, जय वीरू की जोड़ी जिसको लोग कहने लगे थे, उस जय वीरू की जोड़ी ने जिस तरह से 5 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ को मत दिया, यानी गांव गांव जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए कि लोगों को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी हमारी खेवनहार बन सकती है। उसका रिजल्ट भी आया। भारतीय जनता पार्टी में अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल एकदम सन्नाटा खींचा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चुप्पी से वो लक्ष्य हासिल कर लेगी जिस लक्ष्य को हासिल करने की बातें की जाती है और कांग्रेस पर निरंतर आरोप लगाए जाते हैं कि ये फेल्योर सरकार है, किसी काम की सरकार नहीं। किस मुंह से आप मतदाता के पास जाएंगे? क्योंकि आपने अभी इस 3.5 साल के दौरान आप आम आदमी तक तो जा ही नहीं पाए। सरकार तो ठीक है, अपनी डफली पीट रही है, कोई भी सरकार होती है, कुछ कम करती है, दिखाती ज़्यादा है, शो ज़्यादा करती है। सब आपने भी किया है, आप भी कर रहे हैं, आने वाले भी लोग करेंगे, ये होता है, हम सब आप वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन आम जनता के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी की वो जुझारू तस्वीर अभी तक क्यों नहीं बन पाई जिसकी लोग अपेक्षा करते हैं? आप इसी तरह के ढीलेपन से क्या आप कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से विदा कर पाएंगे? ये एक शाश्वत सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष है। सुंदरानी जी, बड़ा सवाल उठा रहे हैं मधुकर जी, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आप मानते हैं इस नेतृत्व के सहारे नैया पार लग पाएगी? तीसरी बड़ी बात है, देखिए, चाहे वहां पर आप 7 सूत्र दे दें या कुछ कर लें, कांग्रेस हर समय आरोप लगाती रही है कि जब भी आप विधानसभा चुनाव में जाते हैं किसी राज्य में तो ईडी और आईटी वो आपके साथ साथ चलते हैं, और कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में उसकी बानगी हम समय समय पर देखते भी आए। तो क्या 7 सूत्र वाकई में रहेंगे कि 7 सूत्र के पीछे 2 सूत्र जो चलते हैं वो भी साथ में आएंगे विधानसभा चुनाव के पहले? देखिए, ये 7 सूत्र हमारे हैं। 2 सूत्रों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सरकारी एजेंसियां, उसका लेना देना भारतीय जनता पार्टी का क्या है उससे? अगर कोई आरोपी नहीं है तो क्यों घबराता है ईडी से? अगर आरोपी है तो सज़ा मिलेगी, आरोपी नहीं है तो सज़ा नहीं मिलेगी। ये तो खामोखा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया है। जहाँ तक नेतृत्व की सवाल है, इसी नेतृत्व पे हमने 2003 में योगी जी से सरकार छीनी थी साहब, और 15 साल इसी नेतृत्व के चलते 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव में हमने विजयी पाई। ठीक है, हम 2018 के चुनाव में एक ऐसी एक्सीडेंटल सरकार बनी जो झूठे नारे, झूठे वादे, प्रलोभन देकर जनता को लुभा कर एक आकस्मिक ये लोगों ने निर्णय लिया जिसका पछतावा आज छत्तीसगढ़ की जनता को है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की सवाल है, यही तो नेतृत्व था 2003 में, और यही तो नेतृत्व था 2008 में, 2013 में। तो लगातार हमने 3 चुनाव जीते, फिर 6 महीने में ही परिवर्तन देखने को मिला। आदित्य जी, जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीते। मतलब 6 महीने के छोटे से कार्यकाल में ही भूपेश बघेल सरकार की परतें उखड़ने लगी। तो ये आने वाला समय हमारा है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारा। 3 चीजें, खाद की किल्लत हो रही है, आप लोग बोलते हैं सड़क पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। पिछले 2-2.5 महीनों से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा परिवार अपने आप को खत्म कर ले रहे। छोटी मोटी घटना नहीं, कहां है भारतीय जनता पार्टी? कहां है सड़क पर? शराबबंदी अभी तक हो नहीं पाई, कहां है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं लगता आप कितना और समय लेना है? आप आने वाले समय विधानसभा का आपकी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, वहां भी 4 बैठकें होंगी, उसके बाद हंगामा ऐसा हो कि विधानसभा सत्र को स्थगित करना पड़ जाएगा। जनता के साथ कहां खड़ी है सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी? आदित्य जी, 16 मई का आंदोलन पूरे प्रदेश में गिरफ्तारी आंदोलन, उसके अलावा कोई आंदोलन नहीं? उसके पहले भी हुए, किसानों की मांगों को लेकर बड़े आंदोलन हुए। हमने राजधानी में 4 बड़े आंदोलन किए हैं जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों की मांग को लेकर किया, कानून व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने किया। और आने वाले समय में आप देखिएगा ना, अभी थोड़ा रुक जाइए, 10-15 दिन 20 दिन, आपको देखेंगे आक्रामक आंदोलन। सुशीलानंद जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इतने आसानी से तो 2023 का चुनाव जो है आपकी झोली में जाने नहीं देगी। शायद साम दाम दंड भी सब कुछ वो नजर आएगा अगले 1.5 साल में, क्योंकि 1 साल का समय, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? क्योंकि ये 7 सूत्र के अलावा भी बहुत सारे सूत्र जो आगे पीछे चलते हैं। कांग्रेस की तैयारी क्या है? अगर नया प्रदेश अध्यक्ष आता है तो भी, अगर इसी नेतृत्व के सहारे 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो भी? देखिए आदित्य जी, हमारे पास में हमारे पिछले
हमारी वर्तमान सरकार के जो 5 साल के काम हैं उनको लेकर हम 2023 में जाएंगे। पिछले इन 3.5 पौने 4 सालों में हमारी सरकार ने जो जनता से वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में बौना है। ये माननीय सुंदरानी जी भी बोल रहे थे किसी नेतृत्व के दम पे हम पिछला 3 चुनाव जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि यही नेतृत्व जिसके दम पे आपने जीता है, उसने आपकी बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे में बंद कमरे में स्वीकारोक्ति की, जिसे सभी अखबारों ने छापा, एक अखबारों को आपने नोटिस भी दिया। वही नेतृत्व ने स्वीकार किया कि रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछला 3 चुनाव हम अपने सहयोगियों के कारण जीते, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। अब सही बात है, आंकड़े बताते हैं 1%, 1.25%, 2.73%, ये कोई जीत नहीं होती है। दूसरी बात, जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी माननीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, उस नेतृत्व पे तो आपका आलाकमान भरोसा नहीं करता है। पुरंदेश्वरी जी नितिन नवीन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला, सुंदरानी जी अभी सुंदरानी जी मैं कोट कर रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, पुरंदेश्वरी जी ने नितिन नवीन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि हम किसी भी चेहरे को आगे नहीं करेंगे। यदि वास्तव में नेतृत्व है, आप घोषित कर दीजिए कि आप डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे को आगे करके आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी प्रभारी जो बोल के गई हैं कि हम किसी को चेहरे को आगे नहीं करेंगे, स्वयं रमन सिंह जी ने कहा कि मैं एक छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूं। उसके बाद उसका भी खंडन, वह भी पुरंदेश्वरी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका भी उन्होंने खंडन किया। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आपको बता दूं आदित्य जी, इनके पास में मुद्दे नहीं है। हम तो दावे के साथ कहते हैं हम 3.5 साल में 3.5 रुपए का भी प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे हमारी सरकार पे, लगाने का साहस नहीं दिखा पाए। अरे हिम्मत नहीं है, बेरोजगारी भत्ता, अरे बेरोजगारी भत्ता की बात यदि आप करोगे तो 5 साल में 15,000, अरे शराबबंदी में 300 करोड़ का शराबबंदी का राजस्व 5,000 करोड़ आपने किया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 3 साल सरकार चलाने के, 3 बार सरकार चलाने के बाद आपने आदिवासियों को 6 वादे पूरे नहीं कर पाया, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, 6 वादे पूरे नहीं कर पाया। भूपेश बघेल आप कहते हैं जो जनता के हितों में निर्णय लेती है, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए आपकी सरकार ने। जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली पार्टी है आपकी सरकार। एक्सीडेंटल सरकार है, ये एक्सीडेंटल सरकार है, ये काम के आधार पर सरकार नहीं है। जिसके सामने आपने बढ़ चढ़ कर वादे किए, झूठे वादे किए। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है। अगर वो आक्रामक नेतृत्व नहीं रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान फिलहाल तो नजर नहीं आता। हालांकि 7 सूत्र जरूर मिले, वो सूत्र कितना लाभकारी होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नेतृत्व संकट से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।